हेलो एवरीवन। इस क्लास में ट्रांसमिशन लाइन में सैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे सैग क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और हम कैसे सैग को कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो पहला है, यहाँ पर आप देखेंगे सैग। ठीक है, तो सैग क्या होता है? सैग, ठीक है, मान लेते हैं कि दो सपोर्ट हैं या जिसे हम पोल बोलते हैं, दो पोल्स हैं। पोल के बीच में हम एक कंडक्टर को इस तरह से प्लेस कर देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्या होता है कि कंडक्टर के वेट के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कंडक्टर एक कर्व के रूप में प्लेस हो जाता है, कर्व बना लेता है। ठीक है, परवलय के रूप में ये प्लेस रहता है। ठीक है, तो कंडक्टर के लोवेस्ट पॉइंट और पोल्स का हाईएस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम सैग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे झोल कहा जाता है। कंडक्टर एक झोल बना लेता है जब इसको दो पोल्स के बीच में लगाया जाता है तो। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि दो पोल्स से ऊपरी सिरों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है और उनमें खींचा गया जो कंडक्टर होता है उसके लोवेस्ट पॉइंट के बीच की वर्टिकल दूरी को सैग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि क्यों मैंडेटरी होता है सैग। तो सैग इज मैंडेटरी इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर सस्पेंशन। ठीक है, कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर सस्पेंशन के लिए सैग जरूरी होता है। सैग एक परफेक्ट वैल्यू के साथ में प्लेस किया जाता है, जिससे उसमें लगने वाला जो टेंशन है या एक्सेसिव टेंशन होता है उसको कंडक्टर्स वियर करने में कैपेबल होता है। यदि सैग को नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? सैग को यदि हम प्रॉपर वैल्यू का नहीं रखेंगे तो हमारा जो कंडक्टर है उसमें एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन जो हमारा टेंशन होता है उसके कारण हमारा जो कंडक्टर टूट जाएगा। तो सेफ्टी पर्पस से, कंडक्टर की सेफ्टी पर्पस से एक प्रॉपर वैल्यू का सैग रखना आवश्यक होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जब दो पोल्स के बीच में कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो हम एक प्रॉपर वैल्यू का सैग रखते हैं, जिसकी वैल्यू एक स्मॉल स्मॉल वैल्यू का हम सैग रखते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा या बहुत कम वैल्यू का सैग नहीं रखते हैं, हमको एक प्रॉपर वैल्यू का सैग लेना होता है। ठीक है, सैग स्पान कर्व इज लाइकली पैराबोलिक। ठीक है, जो सैग स्पान होता है ये पैराबोलिक होता है, पैराबोले के आकार का दिखाई देता है। द टेंशन इन ईच पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एक्ट ऑलवेज टेंजेंशियली। ठीक है, जो आपका टेंशन है वो प्रत्येक पॉइंट पर से कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर या प्रत्येक पॉइंट पर बिल्कुल स्पर्श रेखा के समान लगता है, टेंजेंशियली अप्लाई होता है। ठीक है, अगेन द हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ द टेंशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट कंडक्टर लेंथ। ठीक है, पूरी लंबाई में जो कंडक्टर है, पूरी लंबाई में जो कंडक्टर की पूरी लंबाई में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें सैग एक इक्वल वैल्यू का अप्लाई होता है। तो जो हमारा टेंशन है वो कंडक्टर्स में हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। द टेंशन एट सपोर्ट्स इज नियरली इक्वल टू द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जितना टेंशन सपोर्ट में लगता है कंडक्टर्स के कारण उतना ही टेंशन कंडक्टर्स के किसी भी पॉइंट पर अप्लाई होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि सपोर्ट में लगने वाला तनाव बल कंडक्टर के किसी भी बिंदु पर लगने वाले तनाव बल के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सैग। सैग कैलकुलेशन इज क्लासिफाइड ऑन टू कंडीशन। ठीक है, इसको दो कंडीशन में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, पहला है व्हेन सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल, जब दो सपोर्ट्स इक्वल लेवल पे प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है व्हेन सपोर्ट्स आर नॉट एट इक्वल लेवल, जब दो जो हमारे पोल्स हैं, ठीक है, उनको इक्वल लेवल पे नहीं प्लेस किया जाता है, जब ये ऊपर नीचे प्लेस किए होते हैं तो। ठीक है, तो दो कंडीशन में हम करेंगे। सबसे पहले हम व्हेन सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल, जब सपोर्ट्स या जो पोल्स हैं इक्वल लेवल पे लगाए जाते हैं तो क्या होता है सैग। इसमें इसको कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर मान लेते हैं। मान लीजिए कि जो यहाँ पर एल है वो है लेंथ ऑफ स्पान, मतलब दो पोल्स के बीच की दूरी। ठीक है, स्पान की जो लेंथ है वो स्मॉल एल
W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक यूनिट कंडक्टर का वेट क्या है यहाँ पर, W है। ठीक है, T क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर, जो तनाव बल इसमें अप्लाई हो रहा है कंडक्टर्स में वो यहाँ पर इसको हम T से, कैपिटल T से दिखाते हैं। कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द कंडक्टर, हम इसमें कोई भी एक पॉइंट P को कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमें तनाव बल और भी जो हमारे यहाँ पर बल अप्लाई होते हैं उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि O पॉइंट से O से P के बीच की दूरी यहाँ पर x हमने ले लिया है, कोई भी हमने पॉइंट P लिया है और यहाँ पर इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, O है, तो इसके बीच की दूरी हमने x ले लिया है, x दूरी पर एक बिंदु P लिया है। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी मिडिल पॉइंट में, ठीक है, क्या होगा इसमें कि O और P के बीच मिड पॉइंट पे यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर एक नीचे की ओर एक बल लगेगा। ये कितना बल लगेगा इसके लोड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नीचे की ओर कितना बल लगेगा, इसका मान लीजिए कि पर यूनिट, एक यूनिट का, ठीक है, 1 मीटर, या मान लेते हैं कि 1 मीटर का जो वेट है W है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो कितना टोटल लोड हो जाएगा, W इंटू एक्स, मतलब x मीटर की का जो लोड हो जाएगा वो हो जाएगा WX। तो यहाँ नीचे की ओर इसमें कितना लगेगा, आपका जो फोर्स है वो होगा WX। ठीक है, क्योंकि इसका लोड है WX। और यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर टेंशन है वो कुछ इस प्रकार से अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो इसकी टोटल दूरी x है, तो ये मिडिल में यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x/2 हो जाएगी। जो P है और लोवेस्ट पॉइंट O के बीच की दूरी y है, और ये sec कहलाता है, इसको हम कैपिटल S से डिनोट किए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट OP, यहाँ पर O और P के बीच में दो फोर्स लगेंगे। ठीक है, पहला है द वेट WX ऑफ कंडक्टर एक्टिंग एट डिस्टेंस x/2 फ्रॉम O। ठीक है, O से x/2 की दूरी पे यहाँ पर WX एक वेट के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा, और दूसरा होगा द टेंशन T एक्टिंग एट O, और टेंशन के कारण यहाँ पर एक यहाँ पर आपको फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पर आघूर्ण निकालेंगे। यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आघूर्ण निकालेंगे। सबसे पहले दो आघूर्ण काम करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर टेंशन के कारण और दूसरा यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर काम करेगा। तो क्या होता है, जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, आघूर्ण होता है कि जो भी आपका फोर्स है और उसके परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है, उसकी जो क्या है, आघूर्ण क्या होता है कि फोर्स और फोर्स के लंबवत दूरी, ठीक है, को आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि O पॉइंट पे आघूर्ण निकाल लेंगे और यहाँ पर हम आघूर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, हम O पॉइंट पे आघूर्ण निकालेंगे और यहाँ पर भी हम आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T और इसके लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी इसके आपको देखेंगे तो लंबवत दूरी क्या है, T से P पॉइंट तक, यहाँ कहीं P आएगा तो इसके बीच की जो दूरी आएगी वो होगी y। तो T मल्टीप्लाई बाई लंबवत दूरी y, ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, WX, और इसके लंबवत दूरी यहाँ पर आप क्या हो जाएगी, देखिए WX जो है वो नीचे की ओर वर्क कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो इसके लंबवत दूरी ये हो जाएगी हाफ x/2। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए WX इंटू x/2। तो अब यहाँ से y इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे WX² डिवाइडेड बाई 2T। ठीक है, T यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसको हमने खिसकाकर इस पॉइंट को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, P पर B के लिए हम सेग निकालेंगे, तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि हम x की जगह में क्या ले लेंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे पूरी L/2 हम x की जगह में पुट कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर आप x इक्वल्स टू L/2 एंड y इक्वल्स टू s। अब हम ये लेंथ ले लेंगे, इसकी जगह में टोटल लेंथ s ले लेंगे। ठीक है, हम टोटल यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉइंट को हमने, जो P पॉइंट है उसको हमने मान लीजिए इस पॉइंट को हमने यहाँ B पर रख दिया। अब इसके लिए सैग निकालेंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी और ये इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, S। तो
यहाँ पर सेग एस इक्वल्स टू क्या लेंगे, डब्ल्यू, जो आपने एक्स स्क्वायर लिया था, एक्स स्क्वायर की जगह में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह एल बाई टू रख देंगे। ठीक है, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई टू, टू टी था तो ये टू टी कर दिया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो सेग होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t। और यही आपका सेग का फॉर्मूला है जब दो पोल्स को इक्वली हाइट पे, ठीक है, इक्वल इक्वल लेवल पे जब प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू डब्लू, स्मॉल डब्लू, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t, जहाँ पर डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और 8 डिवाइड बाई टी, मतलब टी क्या है, टेंशन है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे वेन सपोर्ट्स आर नॉट एट इक्वल लेवल। जब सपोर्ट्स इक्वल लेवल पे नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर सेक को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि ये अनइक्वल लेवल पे आपका दो पोल लगे हुए हैं जो सेम इक्वल लेवल पे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में देखो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये मिडिल में ना होकर किधर साइड में होगा, जहाँ पर आपका जो आपका छोटा पोल होगा, जो नीचे की तरफ, नीचे कम हाइट का जो पोल होगा उस साइड में ज़्यादा, आपका उस साइड में आपको इसका मिड पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका टोटल स्पान हमने ले लिया एल, हमने इसको ले लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2। ठीक है, तो जो x1 है आप देख पा रहे हैं इसकी डिस्टेंस जो है कम होगी x2 की अपेक्षा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो लोवेस्ट पॉइंट है और यहाँ से पोल के हाईएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी s1 ले लिया, और यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट और जो बी पॉइंट की बीच की दूरी s2 ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा और बी पॉइंट के बीच की हाइट जो है हमने इसको h ले लिया, जो कि हमारे इस पोल की अपेक्षा इसकी अधिक, ये h हाइट अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अब सेग को फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ों को मान लिया, कंडक्टर सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स ए एंड बी विच आर डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर आप दो पोल्स हैं ए और बी जो कि अनइक्वल लेवल पे प्लेस किए गए हैं। ठीक है, और इनके बीच में कंडक्टर्स को प्लेस किया गया है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज ओ, यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ओ है, दिखाया गया है। एल क्या है, स्पान ऑफ लेंथ। ठीक है, स्पान दिखाई गई है, टोटल जो स्पान है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो पोल्स के बीच की दूरी, वो स्मॉल एल है। डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू सपोर्ट्स, दो सपोर्ट्स के लेवल का डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो क्या है, एच है। ठीक है, इसके बाद में x1 डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोअर लेवल फ्रॉम ओ। ठीक है, ए से ओ के बीच की जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, x1, और डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट हायर लेवल फ्रॉम ओ। ठीक है, हायर लेवल से ओ के बीच की दूरी यहाँ पर हमने x2 ले लिया है, और टी क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर। तो इस तरह से हमने चीज़ों को मान लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यदि W जो है वो पर यूनिट कंडक्टर का वेट है तो उस केस में सेग हम S1 ले लेंगे। तो S1 क्या ले लेंगे, सेग S1 इक्वल्स टू W x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, और सेग S2 लेंगे, S2 इक्वल्स टू W x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, यहाँ पर जो आपका x1 प्लस x2 क्या है, वो L है। जो आपका स्पान था, जो आपने माना था स्पान L, वो क्या है, L इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर दिए, हमने यहाँ से S2 में S1 को माइनस कर दिया है। ठीक है, S2 माइनस S1, तो वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे, दोनों को आपस में इनको घटा दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल्स टू W अपॉन 2t इन ब्रैकेट x2 प्लस x1 ब्रैकेट क्लोज एंड x2 माइनस x1, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू L होता है, तो हम यहाँ पर
x1 प्लस x2 इक्वल्स टू एल रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एल लिख दिया और जो ये वैल्यू है हमने इसको सेम यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है, सेम कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका h है, हाइट है, वो क्या है, s2 माइनस s1 है, ठीक है। आप जो बड़े वाले पोल्स में छोटे वाले पोल्स को माइनस कर दिए, मतलब सैक को, सॉरी, ठीक है। तो s2 माइनस s1 करेंगे तो h आ जाएगा। तो इस तरह से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू एल अपॉन 2t इन ब्रैकेट x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से आप x2 माइनस x1 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वेशन इसको मान लीजिए 1 मान लिया है, इसको आपने इक्वेशन 2 मान लिया है, ठीक है। अब x1 और x2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन x1 है और जो हमारी इक्वेशन x2 है, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमको यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये x1 है और ये जो ये वैल्यू है आपकी x2 है, मतलब सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में पहले जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जोड़ने पर या घटाने पर तो आपको यहाँ पर दो वैल्यू मिल जाएंगी, x1 की और x2 की, ठीक है। तो इस तरह से हम x1 और x2 वैल्यू के द्वारा हम s1 एवं s2 सेक को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर टू टी एट सपोर्ट्स ए x इक्वल्स टू x1 एंड y इक्वल्स टू s1, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा s1 इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डब्ल्यू x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, ठीक है। तो इस तरह से हम सैक को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑन विंड एंड आइस लोडिंग, ठीक है। तो क्या होता है, विंड और जो हमारा सैग है, ठीक है, उस पर विंड और मतलब जो हवा है और आइस बर्फ है उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक या नॉर्मल कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का केवल स्वयं का लोड होता है, ठीक है। लेकिन जब असामान्य स्थिति होती है, जब तेज हवा हो या बर्फ पड़ने के कारण क्या होता है कि जो कंडक्टर का जो रिजल्टेंट लोड होता है वो भी कार्य करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि ये कंडक्टर का साइज है और ये जो ओवरऑल देखेंगे इसमें बर्फ पड़ने के कारण, बर्फ की लेयर जमने के कारण इसका साइज बढ़ जाता है, जिससे इसका वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर था, कंडक्टर में जो हवा है उस कारण से भी इसमें हॉरिजेंटली मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें रिजल्टेंट लोड काम करता है, ठीक है। रिजल्टेंट लोड के कारण यहाँ पर सैग उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे ठंडे इलाका होते हैं, ठंडे स्थान होते हैं, वहाँ पर प्रायः जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें बर्फ की मोटी परत जम जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो कंडक्टर का जो इफेक्टिव डायमीटर है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि उसका वेट भी बढ़ जाता है और वेट बढ़ जाने से उसमें नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सैग का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम बात करें, जैसे कोई कंडक्टर है और उसमें जो हवा चल रही है, हवा के झोंकों के कारण, झोंके के संपर्क में हमारा कंडक्टर आता है तो उस कारण से वायु की तीव्र वेग का विरोध करता है, जिस कारण से हमारा जो कंडक्टर है वायु के दबाव में आ जाता है, ठीक है। और वो हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होने लगता है, विक्षेपित होने लगता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटली मतलब इसमें दो प्रकार से फोर्स अप्लाई हो जाता है, एक तो हमारा आइस के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और हवा के कारण वर्टिकल जो हॉरिजेंटली यहाँ पर फोर्स काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिजल्टेंट बल अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर विंड के कारण आपको हॉरिजेंटली यहाँ पर मतलब हॉरिजेंटल दिशा में, क्षैतिज दिशा में बल कार्य करेगा, और यहाँ पर आइस के कारण और इसके खुद के वेट के कारण वर्टिकल दिशा में बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको रिजल्टेंट जो परिणामी भार है वो इस तरह से आपका WT वर्क करेगा, ठीक है। तो टोटल परिणामी भार यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज WT इक्वल्स टू रूट ऑफ W प्लस WI मीन्स वेट ऑफ आइस, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस W का होल स्क्वायर, मतलब ये वेट ऑफ विंड, ठीक है।
तो इस तरह से आप रिजल्टेंट या परिणामी जो भार है उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग। When the conductor has wind and ice loading also the following points may be noted। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द कंडक्टर सेट्स इटसेल्फ इन अ प्लेन एट एंगल थीटा टू वर्टिकल वेयर टेन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद द सैग इन द कंडक्टर इज गिवन बाई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू टी एल स्क्वायर अपॉन टू टी। ठीक है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से सैग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और वर्टिकल सैग फाइंड करने के लिए कैपिटल एस सैग इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल रिजल्टेंट आप वेट लेकर टोटल सैग को फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इक्वल्स टू डब्ल्यू टी मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेट है। ठीक है। परिणामी भार इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8t। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको टोटल आप यहाँ पर जो भी आपका डब्ल्यू टी है, डब्ल्यू टी क्या है, रूट ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू टी निकाल कर टोटल सैग एस इक्वल्स टू डब्ल्यू टी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।